हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा दोस्तों, हरि बोल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या भक्ति स्टैंड अलोन करनी चाहिए। अध्यात्म का जो पथ है, क्या वो हमें स्टैंड अलोन उस पथ पर चलना चाहिए, या फिर गृहस्थी में रहते हुए भी, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी हम भक्त बन सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। तो क्या ये दो अलग अलग एक्सक्लूसिव पाथ्स हैं, या वी कैन इंक्लूड बोथ ऑफ देम इन वन। तो ये मेजर टॉपिक रहेगा आज की डिस्कशन का। उससे पहले हम थोड़ा सा फिर से समझेंगे कि भौतिकता को इतना बुरा क्यों कहा गया है। या भौतिकता जो है, या मॉडर्निज्म आप कह लीजिए। भौतिकता मीनिंग बेसिकली मटेरियलिज्म, जहाँ हम भोग रहे हैं, हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, उसको इतना बुरा क्यों कहा गया है। तो पहले मैं आपको कुछ एविडेंस दूंगी और फिर हम कहेंगे, फिर हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्यों भौतिकता या मटेरियलिज्म इतना बुरा है। इवन दो इट इज इनएविटेबल एंड इट इज इन एवरीबडीज लाइफ, हम सबके जीवन में भौतिकता है। कोई माने या कोई ना माने, कोई भक्त भी हो, बड़ा सा बड़ा भक्त हो, वो भी स्मार्टफोन तो यूज कर ही रहा है, वो भी यूट्यूब तो यूज कर ही रहा है, वो भी एयर कंडीशनर तो यूज कर ही रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मटेरियलिज्म, आप मटेरियलिस्ट को बिल्कुल छोड़ दिए हैं पीछे, ये कहना गलत होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए आज दुनिया में अगर हम कंपेयर करें विश्व के अंदर, जो टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, अमेरिका ले लीजिए, जापान ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, ये टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं। दे आर वेरी वेल्दी, जीडीपी के मामले में वो बहुत ज़्यादा आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है। परंतु आपको पता है, स्पेन ले लीजिए, परंतु इन कंट्रीज के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। इवन इतना लो है कि इन देशों में से कुछ देशों ने, यूरोपियन के देश जैसे कि स्पेन में, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस को क्रिएट किया गया है। मतलब कि हैप्पीनेस जो हमारा नेचुरल ट्रेट होना चाहिए था। अब आप बताइए कि क्या हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, या हम बेवकूफ होते जा रहे हैं, जो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हैप्पीनेस क्या है। लोगों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि हैप्पीनेस को कैसे इनकलकेट करो अपनी लाइफ में। ये तो नेचुरल नहीं होना चाहिए था। ये तो वही बात हो गई, जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसको दूध पीना सिखाना। बच्चे को दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता है, हम जन्मों जन्मों से कर रहे हैं। तो बच्चे को पता है, चाहे आप बछड़ा बने हो, चाहे आप पिल्ला बने हो, चाहे आप अब ह्यूमन फॉर्म में है तो ह्यूमन बेबी बने हो, वो उसको इतना इतना क्या कहते हैं, प्रैक्टिस है जन्म 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 से, कि उसको दूध पीना सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको पता है। उसको चलना सिखाओगे, राइट, उसको चलना सिखाओगे, उसको बोलना सिखाओगे, परंतु दूध पीना उसको पता है कैसे दूध पीते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस फॉर फ्रॉम बर्थ आफ्टर बर्थ। तो हैप्पीनेस जो हमें लगता है कि नेचुरल होना चाहिए था, हमारा ट्रेट होना चाहिए था, उसके लिए आज डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हैप्पीनेस के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर कोर्स या मॉड्यूल दिया जाता है। एक पूरे सेमेस्टर में हैप्पीनेस का के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएट लेवल पर। एक मैं ऐसे ही हार्वर्ड के प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी, वो शायद उनका नाम है आर्ट, एक सेकेंड, उनका नाम है आर्थर ब्रूक्स। आर्थर ब्रूक्स की मैं एक वीडियो देख रही थी, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। हार्वर्ड के वो प्रोफेसर है, और वो एक पूरा सेमेस्टर जो है, सोशल साइंटिस्ट है, बट एक पूरा सेमेस्टर वो हैप्पीनेस पर पढ़ाते हैं। तो अब आप देखिए कि हैप्पीनेस के ऊपर कोर्स रखा गया है, हैप्पीनेस के ऊपर फीस चार्ज करी जा रही है, और बच्चों को हैप्पीनेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या मॉडर्नाइजेशन है, ये क्या हमने प्रोग्रेस करी है, ये क्या प्रोग्रेसिव वर्ल्ड कहेंगे या रिग्रेसिव वर्ल्ड कहेंगे, जहां पर हैप्पीनेस के बारे में पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये जितने समृद्ध देश हैं, जीडीपी जिनका बहुत हाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका बहुत बढ़िया है, जिनके पास दुनिया की सारी शान शौकत है, उन देशों में हैप्पीनेस के ऊपर कोर्स हो रहा है, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स लो है। और वहीं अगर आप बात करें गरीब देश, जैसे कि भूटान, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि वियतनाम, इन कंट्रीज का हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा है।
इवन दो दे आर पुअर, उनके पास भौतिकता के लेवल पर इतना कुछ है नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि मेटीरियलिज्म डू नॉट नेसेसरली result into happiness. High GDP growth do not necessarily result into happiness. तो आर्थर ब्रूक्स की मैं बात कर रही थी, हार्वर्ड प्रोफेसर है वो, और सोशल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने जो है एक वर्कशॉप दी, और उस वर्कशॉप में उन्होंने बताया चार चीजें जो हमें हैप्पीनेस दे सकती हैं। प्लेजर नहीं, देखिए प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क है। जो प्लेजर होता है ना वो टेम्परेरी होता है, जैसे कि हम गए, पिक्चर देखा है, सिनेमा देखा है, हम गए उठे मॉल में चले गए, ये बहुत टेम्परेरी है। हम वकेशन के ऊपर चले गए, 4 दिन की छुट्टी ली, बहुत स्ट्रेस हो रहा था काम से, छुट्टी ली, 4 दिन के लिए घूमने चले गए, वो खुशी, वो प्लेजर तब तक ही रहेगा जब तक वो ऑन गोइंग है। मतलब जब तक तो पिक्चर देख रहे हैं तब तक खुश है, पिक्चर देखने के बाद जब घर आए तो उदास। जब तक शॉपिंग मॉल में है और शॉपिंग कर रहे हैं तब तक तो खुश है, जैसे ही घर आए तो उदास। जब तक वकेशन है 4-5 दिन का तब तक तो खुश है, जैसे ही वकेशन ओवर हुआ 9 to 5 वही, बाद में रगड़ना, बाद में ऑफिस जाना, घर की दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, परिवार की दिक्कत, तो फिर उदास। तो ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, पिक्चर देखना, शॉपिंग कर लेना, ट्रैवलिंग, वकेशन पर चले जाना, इसको प्लेजर कहेंगे, इसको जॉय नहीं कहेंगे, इसको हैप्पीनेस नहीं कहेंगे। ये प्लेजर है जो बहुत टेम्परेरी होता है, और उसके बाद वो उतना ही ज्यादा जितना वो हमें प्लेजर कुछ सेकंड्स में जितनी खुशी देता है, उन उन क्षणों के बाद वो उतना ही ज्यादा हमको सैड बनाता है। ये स्टडी है, आप देख लीजिएगा कि जितनी टेम्परेरी चीजें हैं वो जितनी जल्दी हमें, जितने कम समय में हमें खुशी देती है, फिर वो हमें उतना ज्यादा नीचे लेकर जाते हैं। तो बात हो रही थी आर्थर ब्रूक्स की। आर्थर ब्रूक्स ने चार बताई हैं चीजें जो हमें हैप्पीनेस बढ़ाती है, जो हमें हैप्पीनेस देती हैं, और ये यूनिवर्सल है। जरूरी नहीं है कि वो अगर हार्वर्ड में बैठे हैं तो वो सिर्फ उस देश के, यूएस देश के लोगों के लिए ही है, ये हर कहीं एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले है फेथ, फैमिली, फ्रेंड्स एंड वर्क। इन चार चीजों से ही खुशी मिलती है, जॉय आती है जीवन में। तो फेथ, 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 दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आजकल क्या हो रहा है, हम सब बहुत पढ़े लिख जा रहे हैं, और हम सब, क्योंकि हम लॉजिकल मानना चाहते हैं, अपने आप को मॉडर्न मानना चाहते हैं, हम वेस्ट का कॉपी करना चाहते हैं, सब एथिस्ट बन रहे हैं। नहीं तो एथिस्ट है, नहीं तो एग्नोस्टिक है। कोई भी अपने आप को ठीक, कोई भी अपने आप को भक्त या रिलीजन से एसोसिएट नहीं करना चाहता। इसके कुछ सही भी कारण है, मैं बिल्कुल इसको निगेट नहीं कर सकती कि हमारे देश में जातिवाद और धर्म के ऊपर बहुत बंटवारा है, और बहुत फाइट्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी हमने वॉर्स लड़ी है जस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, चाहे वो सिविल वॉर हो, चाहे वो दंगे हो। तो इसकी वजह से भी पढ़े लिखे लोगों ने जो है रिलीजन का पल्ला बिल्कुल झाड़ दिया है, कि हम रिलीजन से एसोसिएट नहीं करते। फिर चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, बड़े बड़े जजेस हो, सब जो हैं वो रिलीजन से दो एक कदम की दूरी रखना चाहते हैं। और फिल्म स्टार्स का आपको पता है हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जब अगर फिल्म स्टार बोलेगा कि उसको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ब्रांड्स और गाड़ियां और घर और इन सब से मतलब है, तो हम भी वही सब करेंगे। तो ये गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग, देखिए हम यहाँ पर चर्चा जब करते हैं, सो इट इज नॉट इधर वाइट और ब्लैक, बाइनरी नहीं है, ग्रे होता है। लाइफ जो है वो हमेशा ग्रे होती है, कभी भी वो व्हाइट या ब्लैक नहीं होती, 0 या 1 नहीं होती, लाइफ हमेशा ग्रे होती है। वी वुड हैव टू फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर आवर सेल्व्स, देयर इज नो राइट वे और देयर इज नो रॉन्ग वे। हम ये नहीं कह सकते कि जो भौतिकवाद है वो बिल्कुल गलत है, हम ये नहीं कह सकते, परंतु हम ये भी नहीं कह सकते कि जो भौतिकवाद है वो बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल रिलीजन को, आप फेथ को अपने जीवन से निकाल दीजिए, हम ये भी नहीं कह सकते। हम सिर्फ बात बता सकते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स रख सकते हैं। फिर बाकी निर्णय जो है वो, हर इंसान यूनिक है, निर्णय जो है हर इंडिविजुअल का। भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है, एक यूनिक माइंड सेट दिया है, यूनिक न्यूरॉन्स दिए हैं, यूनिक सेल्स दिए हैं, तभी हम सबका चेहरा अलग है।
किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। देखिए कितना कमाल है, इतने बिलियन लोगों के अंदर सबके फिंगरप्रिंट अलग है। किसी का फिंगरप्रिंट किसी के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता, किसी का चेहरा किसी के चेहरे से, सबका चेहरा यूनिक है। ये अद्भुत बात नहीं है? सबका माइंड यूनिक है, सबका सोचने की शक्ति यूनिक है। सो एवरीबडी विल फाइंड देयर ओन वेज। तो हम सिर्फ बता सकते हैं, बाकी करना ना करना ये हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है और हमें उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि भौतिकता में सुख क्यों नहीं है। राइट, हमने पहले डिस्कस किया कि भौतिकता में सुख नहीं है। ये हमें पता चल गया क्योंकि हम देख रहे हैं हैप्पीनेस के लिए डिपार्टमेंट्स खोले जा रहे हैं, हैप्पीनेस की वर्कशॉप्स की जा रही है, हैप्पीनेस के ऊपर कोर्सेज दिए जा रहे हैं, हैप्पीनेस के ऊपर भाषण दिए जा रहे हैं। और ये समृद्ध देश है, ये समृद्ध देश है। और फिर उन्होंने जब जो कारण बताए कि हैप्पीनेस में सबसे पहला जो है, जो रीजन है जिससे हैप्पीनेस आप बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, वो है फेथ, भरोसा। फेथ किस पर? क्यों हमें एक हायर पावर चाहिए? आप सोचिए क्यों हमें, जब हम ये बातें सोचते हैं जैसे कि सब सब यूनिक है, हमारे सबके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते, कैसे हमारे बॉडी के अंदर अपने आप हमें नींद आ जाती है, अपने आप डाइजेशन हो रहा है। आप कर रहे हैं कि डाइजेशन अपने आप हो रहा है? नींद आप ला रहे हैं या अपने आप नींद आ रही है? आप सुबह उठ रहे हैं, आपके बाल अपने आप बढ़ रहे हैं या आप बढ़ा रहे हैं? ये आंखों में जो शक्ति है, जिन शक्ति से आप देख पा रहे हैं, ये आपने बनाई है या ये अपने आप है? आपके नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं या आप बढ़ा रहे हैं, आप एफर्ट डाल रहे हैं? तो जब हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमें एक यूफोरिया होता है, एक हायर पावर के बारे में जब हम सोचते हैं और जब हम अपने को छोटा समझते हैं, तो एक सरेंडर की भावना, एक खुशी की भावना अपने आप आती है। यार ये सुबह कौन बना रहा है, ये शाम कौन बना रहा है, ये सूरज कैसे उग रहा है, ये सूरज कैसे, कौन कर रहा है, कौन चला रहा है इसको, मेरे बाल कैसे बढ़ रहे हैं, मेरा कैसे खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, मुझे नींद अपने आप कैसे आ जाती है, ये बोलना कैसे आया, ये की शक्ति क्या है जिससे मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। तो जब हम ऐसी बारे में सोचते हैं और अपने आसपास, ये मैं उड़ नहीं सकती, पर ये कबूतर उड़ कैसे रहा है, इसको उड़ने की शक्ति किसने दी, इसके पास कैसे क्या है, इसके पास वो शक्ति जिससे ये उड़ पा रहा है परंतु मैं उड़ नहीं पा रही। तो कौन है जो चला रहा है इस पूरी की पूरी सृष्टि को? कौन है जो चला रहा है इस पूरी की पूरी सृष्टि को? जब हम ऐसी बातें सोचते हैं, जब हम अपने से ऊपर एक हायर पावर है जो उसको मानते हैं, और सिर्फ मानने की बात नहीं है, किसी के पास कोई भी आज साइंटिस्ट या डॉक्टर ये नहीं डिक्लेयर कर रहा कि हम इमॉर्टल है। कितने बड़े से बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा सर्जन ही क्यों ना हो, वो किसी की अगर मौत आई है तो वो किसी की मौत को रोक नहीं सकता। क्या वो रोक सकता है? नहीं। कैन ही से दैट आई हैव फाउंड अ सॉल्यूशन टू बिकम इमॉर्टल? नो। ह्यूमन बीइंग्स हैव एन एक्सपायरी डेट। हम सबकी, ह्यूमन बीइंग्स क्या, सारे लिविंग स्पीशीज की एक एक्सपायरी डेट है। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी डेथ को। राइट, हम पोस्टपोन कर सकते हैं, बट कैन वी रिमूव इट ऑल टुगेदर? हैज एनीबडी रिमूव्ड इट ऑल टुगेदर? नो। रतन टाटा, who was a very big businessman, he had everything but he died. Many examples, Rishi Kapoor, there are many examples, right? Big people, powerful people, lot of money, but could they buy death? Could they stop death? No. और जब हम ये ऐसी बातें करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो बड़ा पेसिमिज्म है, ये तो बहुत नकारात्मक सोच है, डेथ के बारे में क्यों ही सोचना है। पर आप इसे पेसिमिस्ट कहिए, नेगेटिव कहिए, परंतु ये एक वास्तविकता है, ये एक सच है जिस सच का हमें सामना करना ही चाहिए। हमें इतनी मेच्योरिटी अपने अंदर लानी चाहिए कि हम इन बातों को सुन सके, समझ सके और फिर अपने जीवन को उस तरह से चलाएं कि हमें ये कॉन्शियसनेस में हमेशा रहे कि हम मॉर्टल हैं, हम इमॉर्टल नहीं है। हमारी डेट ऑफ क्रिएशन है और हमारी डेट ऑफ एक्सपायरी भी है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट है।
इसको याद रखेंगे तो ही तो हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकेंगे, फेथ से जुड़ सकेंगे। जब हम अपने को छोटा मानेंगे, दिक्कत क्या है ना, हम अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, हमने अपनी ईगो को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया है कि सब कुछ जो है हम सब कर सकते हैं, हम बहुत सक्सेसफुल है, हम बहुत रिच हैं, हम ये कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए साहब, पर आप आई हुई मृत्यु को रोक नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए, सबका मरना निश्चित है। और जब आप मरेंगे तो आपके साथ ना आपका घर जाएगा, हाँ, ना आपका पेंट हाउस जाएगा, ना आपकी गाड़ियां जाएंगी, ना आपका पैसा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। यही सत्य है, यही सत्य है। जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, जिसके लिए हाँ कि घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सब यही रह जाएगा। ये सत्य है, आप मानिए या ना मानिए। और दर बदर, दर साल आपकी जो शक्ति है वो कम हो रही है। साल बर साल आप अपनी मृत्यु के समीप आ रहे हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे कि फेथ, तो फेथ मीनिंग अ सरेंडर, फीलिंग ऑफ सरेंडर, फीलिंग ऑफ, not just feeling, it's actually understanding कि there is a higher power who is more intelligent than me, who is more powerful than me, who, under whose control we are all existing। तो जब ये सरेंडर आता है, जब ये आप अपनी, अपने से हटके किसी बड़े आप पावर को नमन करते हैं, तो फिर जो है खुशी आपकी बढ़ती है। दूसरा फैमिली, फैमिली हम सबके पास है, परंतु आज वही फैमिली जो है सरदर्द बनी हुई है। कितने इंडिया में अब फैमिलीज हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में चल रही है? बहुत कम। हम सब न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में भी एक माँ है, एक बाप है, एक बच्चा है, तीनों अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं और हाथ में स्मार्टफोन है। डिनर पर भी आ रहे हैं तो हाथ में स्मार्टफोन है। तो कहाँ रह गई फैमिलीज, कहाँ रह गई फैमिलीज? फैमिली कोर्ट्स के अंदर आप देखिए तो जो रेट ऑफ डिवोर्स रेट्स जितना बढ़ा है अब पिछले 10-15 सालों में, हैरान हो जाएंगे। बेंगलोर का केस देख लीजिए, ये जो अतुल है, और कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं। तो कहाँ रह गई फैमिली? इसकी वजह से भी जो हमारा हैप्पीनेस है, हमारी खुशी है, हमारा जॉय है, वो घट रहा है। देखिए, जब हम फैमिली में रहते थे, मैं खुद जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी हुई हूँ। जॉइंट फैमिली मीनिंग जहाँ पर दादा है, दादी है, ताया है, ताई है, आप बड़ों के साथ रहते हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बड़े देख रहे हैं, बड़े बैठे हैं, आप सेफ फील करते हैं। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए, आप बड़ों के पास जा सकते हैं। आपको खाने, पहले हम जहाँ जब रहते थे तो सबकी रसोई ओपन है, कोई किसी की भी रसोई में चला जाता था, कोई किसी की भी रसोई से खा लेता था, कोई किसी के भी घर में जाकर बैठ जाता था, टीवी देख लेता था, हंस खेल लेता था। हम अपने एक भाई बहन कजन्स भी एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, कोई मेरा तेरा नहीं था, कोई ऊपर नीचे नहीं था, कोई बड़ा छोटा नहीं था। हमें दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ी, 5-6 कजन्स आपस में थे, खेल खेल कर ऐसे ही बड़े हो गए हम। तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप सेफ्टी फील करते हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बड़े बैठे हैं, बड़े देख रहे हैं, बड़ों का एक साथ है, एक साया है हमारे सर पर। दिल की आप बात शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग आती है कजन्स में। हम सबको पता, ये हम अपनी, ये मेरी चीज है नहीं है। अगर खिलौने हैं तो शेयर कर रहे हैं, अगर खाना है तो शेयर करना है। तो एक शेयरिंग, आज एक एक न्यूक्लियर फैमिलीज और एक एक बच्चा, और दो सारे दोनों माँ बाप कमा रहे हैं और सब कुछ उस बच्चे पर लुटा रहे हैं। उस बच्चे को शेयरिंग का पता ही नहीं है, हाउ टू शेयर थिंग्स, डजंट नो। एंड देन उसको शेयरिंग का नहीं पता, उसके पास बॉन्डेज नहीं, बॉन्डिंग नहीं है। नो कजन्स, नो ब्रदर, नो सिस्टर। तो अ सिंगल चाइल्ड, जो बच्चा बढ़ रहा है, वो कहाँ से शेयरिंग सीखेगा? वो खिलौनों से और नकली चीजों से बातें कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है, जहाँ हमें शेयरिंग नहीं आ रही, जहाँ हमें सेक्रीफाइस करके दूसरों की खुशी के लिए कुछ चीज को सेक्रीफाइस करना नहीं हम सीख रहे हैं। सेल्फिशनेस, मैं, और ये मैं की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स की वजह से, आईटी कंपनी में दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, रात को हमको क्या लेनी पड़ रही है? नींद की गोलियां। नींद की गोलियां खाकर हम सो रहे हैं। हम कह रहे हैं हम बहुत एडवांस हो गए हैं, मेडिकल बहुत एडवांस हो गया, मेडिसिन ने बहुत एडवांस कर ली, कैंसर की भी वैक्सीन निकाल ली। अरे भाई, कैंसर की वैक्सीन तो निकाल ली, पर कैंसर इतना बढ़ क्यों गया? पहले ये तो सोचो।
वैक्सीन क्या करेगी, दवाइयां क्या करेंगी, वो बढ़ा ही क्यों। हमने पहले एक कहावत सुनी थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे कैंसर इतना हो क्यों रहा है, आए दिन कैंसर, आए दिन हार्ट में स्टंट डल रहे हैं, आए दिन हार्ट अटैक हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये बढ़ क्यों गया। क्या ये मेडिसिन, क्या मेडिकल एक इंडस्ट्री नहीं बन चुकी है कि आओ आओ, और पेशेंट एक कस्टमर नहीं बन चुका है, मुझे तो यही लग रहा है। अरे इतना कैंसर, इतना हार्ट अटैक, इतनी ये सब हो क्यों रहा है। स्ट्रेस और एंजाइटी इतने कॉमन शब्द हो गए हैं। तो एनीवे, हम बात कर रहे थे फैमिली की, फिर आ गई बात फ्रेंड्स की। कौन है आज फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्यों नहीं है, आपको पता है फ्रेंड्स क्यों नहीं है, क्योंकि हम शो ऑफ और दिखावे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमारे लिए फ्रेंडशिप क्या है कि एक फ्रेंड के घर जाओ और उसको ये दिखाओ कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी बड़ी स्किल सेट, अपनी स्किल सेट का लोग बखान करते हैं। पता है मैं कितना अच्छा गा लेता हूँ, पता है मैं कितना अच्छा, मैं डॉक्टर हूँ, पता है मैं क्या कर रहे हैं हम। इन इस ईगो क्लैश की वजह से हमारे दोस्त नहीं है, इस शोमैनशिप की तरफ से, जहां हम अपने कपड़े दिखा रहे हैं, अपना घर दिखा रहे हैं, अपने जूते दिखा रहे हैं, अपने स्किल्स दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे दोस्त, दो तरीके के दोस्त हैं। एक है यूजफुल दोस्त, और एक, दो तरीके के लोगों को हम दोस्त मानते हैं। कितनों की जिंदगी में यूजलेस दोस्त, यूजलेस मीनिंग जिनका कोई यूज नहीं है। आप देखिए, जो आपने दोस्त बनाए हैं, जिनसे आपको कुछ मिल रहा है, तो वो दोस्त नहीं है, वो ट्रांजैक्शन। चाहे उनसे आपको कोई अच्छी एडवाइस मिल रही है, चाहे आपको उनसे कुछ भौतिक सामान मिल रहा है, चाहे उनसे आप कुछ सीख रहे हैं, वट एवर इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ प्योर फ्रेंडशिप। इट इज नॉट रॉन्ग। हम समाज में रहते हैं, समाज में हम परफेक्ट 10/10 नहीं है, तो हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वो हम एक बार्टर सिस्टम है। तुम मुझे अपनी अच्छी एडवाइस दो, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, हाँ, या फिर तुम मुझे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खिला दो, मैं तुम्हें जो है कुछ नॉलेजेबल टिप्स दे दूंगा, मार्केटिंग टिप्स, फाइनेंशियल टिप्स, वट एवर। So we do these kind of transactions and we call them friends, but this is only one category of friends. Second category is useless people, from whom we cannot gain anything, yet we love them. They can't give us good marketing advice, they can't give us good financial advice, they can't give us good family advice. They are not good for, they are not, let's not say good for anything, but they cannot come useful, they are not useful to us. So they are useless, not worthless. They are useless. We meet them and we just laugh and laugh and laugh. Do we have those kind of friends? No. We don't want to keep those kind of friends. हम वही friends रखना चाहते हैं जिनसे हमें कोई लाभ हो, जिनसे मिलकर हमें कुछ, या तो हमें कुछ समझ में आए, या जो हमारी बटरिंग करे। हमें ऐसे ही दोस्त पसंद है, ये दोस्त नहीं। और फिर लास्ट में आता है वर्क। वर्क मीनिंग जो जॉय लाए, ऐसा काम करना जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले, हमें हमें लगे कि हमने आज कुछ किया, रादर देन मंडेन जॉब। मंडेन जॉब में क्या होता है कि जो हमारा सोल है, जो हम एज अ सोल, हम धीरे धीरे क्रश होते चले जाते हैं, हमें नरिशमेंट नहीं मिलता, सोल को नरिशमेंट नहीं मिलता। जब हम अपनी मन का काम नहीं करते, हम सिर्फ एक मंडेन जॉब करते हैं, तो सोल नरिश नहीं होता, और फिर धीरे धीरे साल दर साल, साल दर साल वो बेचारा वीक होता चला जाता है। तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या भक्ति। अब मेटीरियलिज्म के देखिए हमने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स तो दिखा दिए, पर हमने स्टार्टिंग में हमने ये बात कही थी कि भौतिकता, कोई कितना भी कह ले कि हम स्पिरिचुअल हैं, हम भक्त हैं, पर भौतिकता तो उसके जीवन में भी है। एसी तो वो भी चला रहा है, यूट्यूब तो वो भी चला रहा है, स्मार्टफोन तो वो भी चला रहा है, व्हाट्सएप तो वो भी चला रहा है। तो किस मुंह से वो भौतिकता की बुराई कर रहा है, चाहे हम जैसा ही क्यों ना हो, जो इतने भौतिकता के साइड इफेक्ट्स दिखा रहा है। अगर आप भौतिक चीजों का यूज स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, उसका स्तर ऊंचा करने के लिए कर रहे हैं, देन इट इज जस्टिफाइबल, वो जस्टिफाइड है। जैसे कि YouTube का यूज करना, क्योंकि हम कुछ आध्यात्मिक शेयर कर रहे हैं। और ये आपको बताऊं, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये लोगों के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। क्योंकि आप जितना भगवान के बारे में बोलेंगे, जितना अपने आप को ये चीजें याद दिलाएंगे, स्मरण कराएंगे, आप एक्चुअली अपने को स्मरण करा रहे हैं।
तो ये मैं दूसरों को नहीं सुना रही, ये मैं अपने आप को सुना रही हूँ कि भाई होश में आ जा, ज्यादा भौतिकता में मत घुसो, मंदिर जाओ, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, कृष्ण को याद रखो। तो ये अपने को सुनाने के लिए वीडियो बनाया जाता है कि इस बहाने एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो कैमरा खोलो, बैठो, सोचो थोड़ा सा और फिर बोलो। तो जब हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, हमें लगता है हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं, वो दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम खुद को सुना रहे हैं, खुद को लेक्चर दे रहे हैं। तो जो ये भाषण है ये दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए। सबसे पहले हम अपने को देते हैं, चाहे हम अच्छा बोलते हैं चाहे हम बुरा बोलते हैं। तो बात कर रहे थे कि भौतिकता कहाँ थी, मैं भूल गई। क्या बात कर रहे थे? यही होता है जब आप कंटिन्यूअसली बोलते चले जाते हैं फ्लो में, तो आप बात को भूल जाते हैं। हाँ, तो भौतिकता के जो है नुकसान कि, हाँ, बात हम ये कर रहे थे कि भौतिकता हम जितने मर्जी उसके हम नुकसान गिन ले, परंतु हम यूज तो कर रहे हैं। तो जब हम भौतिकता को, अपने स्तर को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में कर रहे हैं, तब वो यूजफुल है। अब क्या भक्ति गृहस्थ में रहकर की जा सकती है, मटेरियलिस्ट के बीचों बीच रहकर की जा सकती है, 9 to 5 जॉब में की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। देखिए भक्ति क्या है, आपको क्या लगता है कि क्या भगवान वेट कर रहे हैं कि तुम आओ और अगरबत्ती चलाओ? भक्ति क्या है? क्या भगवान चाह रहे हैं हमसे कि हम उनको भोग लगाएं? इवन तो भगवान भागवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी तुम मुझे एक पत्र दे सकते हो, फूल दे सकते हो, फल दे सकते हो, कुछ भी तुम मुझे चढ़ा सकते हो, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। फिर भगवान खुद कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मामे नमस्कुरु, मीनिंग मेरे में अपने मन को लगाओ, मुझ में अपने मन को लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भगवान ये वाकई ही में कह रहे हैं, पर आप थोड़ा सा विचार करिए कि भगवान ने ये क्यों कहा होगा? क्या भगवान को हमारी जरूरत है, हमारे भोग की जरूरत है, या हमारे आ, हम हमारे सानिध्य की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, भगवान बहुत खुश है वैकुंठ धाम। इनफैक्ट उन्होंने माया बनाई ही इसलिए है ताकि कम से कम भक्त लोग भगवान धाम, भगवत धाम जा सके। वो माया में ही चक्र लगाते रहे, वो माया के को ही मास्टर बनकर माया में ही लिप्त रहे और भगवान के पास कम पहुंचे। ये कहने का तात्पर्य ये है, भोग लगाना, भगवान की आरती गाना, भगवान के आगे गीत गाना, भगवान के आगे अगरबत्ती गाना, हम भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान खुश होते हैं, हम भगवान को खुश कर रहे हैं, ये एक भाव है। परंतु वास्तविकता में हम अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर रहे हैं, हम अपने आप को याद दिला रहे हैं अपना संबंध उस हायर पावर के साथ। तो अगरबत्ती जलाना भगवान के लिए नहीं है, अपने लिए है, क्योंकि ये अगरबत्ती मुझे याद दिलाती है मेरा जो फर्स्ट फोरमोस्ट रिलेशनशिप है वो कृष्ण के साथ है, वो भगवान के साथ है। भगवान को भोग लगाना, भगवान वाकई में उसको ग्रहण करते हैं, परंतु वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ तो मैं सरेंडर कर रही हूँ कि आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम एक्नॉलेजिंग द हायर पावर। मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि एक हायर पावर, एक बड़ी शक्ति जो मुझसे बहुत बड़ी है, ताकतवर है, मैं उसको एक्नॉलेज करती हूँ, उस पर नमन करती हूँ और उसकी बनाई हुई चीजों को उसको ऑफर करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा जो है स्तर, कॉन्शियसनेस, जो एक मेन पहले भी बताया था, एक एनिमल कॉन्शियसनेस से, जहाँ पर ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, उससे उठकर हम ह्यूमन है, तो उससे हमारा कॉन्शियसनेस उठता है। इसीलिए हम आरती करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, आपको क्या लगता है भगवान वेट कर रहे हैं, अरे आज मेरा भक्त आया नहीं? नो, ये हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम भगवान के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंच सके। कृष्ण को तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अभी जो ये साधना हो रही है, ये अपने मन को निर्मल करना है, ताकि सेम फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे रेडियो पर सेम फ्रीक्वेंसी आती है तभी तो हम गाना सुन पाते हैं। अभी तो कृष्ण की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अपनी कॉन्शियसनेस को जो है कृष्ण की कॉन्शियसनेस से मिलाना है, उसको मिलाने के लिए कृष्ण को याद करना पड़ेगा।
जिसको याद करेंगे, बार बार याद करेंगे, वही हम बन जाएंगे। राइट, ये सुना है ना आपने, वही हम बन जाते हैं, वैसा ही हम बिहेव करने लग जाते हैं। आप देखिए घर में अगर 24 घंटे नेगेटिव बातें होंगी या पैसे की बातें होंगी, पैसा पैसा पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, हमारा स्तर, हमारी चेतना वैसी ही बन जाएगी। अब हमें सपने में भी प्रॉपर्टी ही दिख रही है। तो जैसी चेतना, जैसा मन हमारा होगा, वैसी हमारी चेतना बनती चली जाएगी, जैसा चिंतन होगा वैसी चेतना हमारी बनती चली जाएगी। तो भौतिक वर्ल्ड में रहते हुए भी अगर हम इस चेतना में रहे, इस चिंतन में रहे कि हम चेतना, अगर हम इस चिंतन के अंदर रहे कि कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वो ही परम संबंध है, बाकी और कोई संबंध यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। पता नहीं कितनी माएं बनी, पता नहीं कितने बाप बने, पता नहीं कितने भाई बहन बने, पता नहीं कितना, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम चलकर आ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सूअर गाय, क्या क्या बने हैं हम, अब बने हैं ह्यूमन फॉर्म में। तो हमारा जो अल्टीमेट रिलेशनशिप है वो गॉड के साथ है। तो अगर आप अगरबत्ती नहीं भी करते, भक्ति भक्ति में अगर आप अगरबत्ती नहीं करते, भगवान का पूजन नहीं करते, आप भोग नहीं लगाते, तो एक्चुअली में ये सब करना अनिवार्य है, तभी आपका चित्त जो है वो, आपका मन जो है वो निर्मल होगा। परंतु आप नहीं भी कर पाते हैं, तो आप इतना तो करिए कि आप भगवान की याद में रहिए। 24 घंटा आप भगवान की याद में तो रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम ठीक है गाड़ी से जा रहे हैं, हम गुड़गांव जा रहे हैं या नोएडा जा रहे हैं या कहीं बड़े बड़े अफसरों के बीच में बैठ रहे हैं, उस वर्ल्ड में बैठ रहे हैं, परंतु हम एक थॉट अपने आप को याद तो दिला सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध परम परमेश्वर परमात्मा कृष्ण से है। बस इतना तो हम बोल सकते हैं, एक लाइन, कि ये सब जो है टेम्परेरी है और ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे कि 10 साल पहले जो था वो आज नहीं रहा, तो ऐसे ही आज जो है वो 10 साल बाद नहीं रहेगा, और 10 साल बाद फिर और कुछ होगा वो भी नहीं रहेगा, और कुछ होगा वो भी नहीं रहेगा। इस याद में तो हम रह सकते हैं, इस ध्यान में, इस थॉट में तो हम रह सकते हैं। तो यही फिर हमारी भक्ति हो गई। स्टार्टिंग, हर भक्त की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, किसी एक विचार से, किसी एक थॉट से, किसी एक इष्ट की सेवा से। फिर धीरे 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 उसका जब रंग चढ़ना शुरू होता है, जब उसमें हमें एक्चुअल में आनंद महसूस होना शुरू होता है, तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो क्या भौतिकवाद में, भौतिकता में रहते हुए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए, मटेरियल काम करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप भक्ति ऐसे ही करिए जैसे ये भी एक फॉर्म ऑफ मटेरियलिज्म है। करिए ऐसे कि भाई अगरबत्ती जलाना, भगवान को खिलाना, नहीं अगर आपकी भावना आ पा रही, अगर नहीं मन में आपके वो भाव आ पा रहे कि ये हमारे इष्ट देव है, ये मेरा भगवान है, मेरा इससे संबंध है, इसलिए मैं इसको भोग लगा रही हूँ, ये नहीं आ पा रहा, मत करिए, मत करिए। आप उसको एज मटेरियलिस्ट बड़े सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह लेकर आइए, सुंदर सुंदर भगवान के कपड़े लेकर आइए, सुंदर सुंदर अगरबत्ती बहुत अच्छी खुशबू वाली आप लेकर आइए, महंगी से महंगी, भौतिक में है ना आप, महंगी से महंगी आप, महंगी से महंगे आप कृष्ण के आभूषण लेकर आइए, करिए, रहिए भौतिकता में। बस उस भौतिकता का जो मुख है वो मोड़ लीजिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से मोड़कर कृष्ण की सेंस ग्रेटिफिकेशन, कृष्ण की ओर मोड़ लीजिए। धीरे 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 आप बेहतर होते चले जाएंगे। तो आई होप, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, पर आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किसी टॉपिक के साथ, और इनफैक्ट हरी बोल सीरीज में पांचवी या छठा एपिसोड होगा। और खुश रहिए, मंगलमय रहिए, भौतिकता से थोड़ा सा दूर रहिए और अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन कीजिए, आगे बढ़िए। भक्ति इज फन, भक्ति बहुत फन है, बहुत इंजॉयबल है, मजा आ जाता है भक्ति में जीकर। कहीं और आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको, आप अपने घर में बैठे हुए भक्ति का आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्ण।